We are starting with the MCQ questions of acid, base and salts. So the first question is, देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद सॉल्यूशन ऑफ अ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब. जब एसिड और बेस को मिला जोड़ दिया जाता है तो क्या होता है? क्या टेम्परेचर इंक्रीज होता है? यस, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. और क्या टेम्परेचर डिक्रीज होता है? नहीं, टेम्परेचर एंडोथर्मिक तो है नहीं. इसको ये अपने आप होता है रिएक्शन, और अपने आप जब जो रिएक्शन होते हैं तो एक्सोथर्मिक होते हैं और हीट छोड़ते हैं. ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट छोड़ेगा. और द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन सेम, ऐसा भी नहीं होता. और सॉल्ट फॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है. एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो एक तो सॉल्ट बनता है और साथ में पानी निकलता है. तो 1 and 4 आर करेक्ट. सो द फर्स्ट आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन विल बी डी पार्ट. ठीक है, आसान था ये तो. अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर. एक एक्वस सॉल्यूशन है, एक एक्वस सॉल्यूशन है जो टर्न्स रेड लिटमस, रेड को ब्लू कर देता है. रेड को ब्लू कर देने वाले बी से हमने याद रखा था, बी से बेस, बी से बिटर, और रेड लिटमस को कन्वर्ट करने वाला था ब्लू में. कौन था? बेस. तो बेस जो था वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है. तो फिर अब वो पूछ रहा है एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज. इनमें से कौन सी चीज मैं उसके अंदर डालूं, किसके अंदर? जो ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, यानी बेस के अंदर मैं ऐसी कौन सी चीज डालूं कि ये जो चेंज है ये रिवर्स, यानी कि ब्लू ना हो, रेड वापस से रेड में आ जाए, ब्लू से वापस रेड में आ जाए. तो ब्लू से रेड में करने वाला होता है एसिड. और बेस के अंदर मुझे इसमें क्या डालना पड़ेगा? बेस के अंदर मुझे डालना पड़ेगा एसिड. अब इन चारों में से जोन सी भी चीज एसिड है वो मेरा आंसर होगा. बेकिंग पाउडर एसिड नहीं है, NaHCO3, लाइम भी एसिड नहीं है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाले वैसे ही एसिड नहीं होते. बचा कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. अब बारी आती है हमारे थर्ड क्वेश्चन की. थर्ड क्वेश्चन कहता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोराइड गैस ऑन अ ह्यूमिड डे. अगर ह्यूमिड डे पर हाइड्रोक्लोराइड गैस बनाई जाएगी तो उसके अंदर क्या ये ड्राई होगी? नहीं, ये ड्राई नहीं होगी. हाइड्रोक्लोराइड गैस जो होगी वो मोइस्ट होगी, बिकॉज एटमॉस्फेयर ऑन ह्यूमिड डे कंटेन सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स विच विल मॉइस्चर द गैस. सो इस गैस को मैं किस गार्ड ट्यूब के अंदर, जो एक कैल्शियम क्लोराइड पड़ा है उसके अंदर से पास करता हूँ. ठीक है, तो अब वो पूछ रहा है कि कैल्शियम क्लोराइड का रोल बताओ किस चीज के अंदर, जो गार्ड ट्यूब के अंदर पड़ी है उस कैल्शियम क्लोराइड का रोल बताओ कि HCl को कैल्शियम क्लोराइड से पास क्यों किया जाता है. तो एक एक्टिविटी थी जिसके अंदर मुझे ये प्रूफ करना था कि ड्राई HCl जो होगी, जो ड्राई HCl गैस होगी, ये क्या नहीं कर पाएगी? ये ब्लू लिटमस को रेड नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी. लेकिन जो मॉइस्चर वाली होएगी वो कर देगी. तो अब इसके लिए ड्राई HCl गैस चाहिए. अब ये ड्राई HCl गैस को मैं ड्राई करूंगा तो कैसे करूंगा? तो ये HCl गैस को ड्राई करने के लिए ही मैं कैल्शियम क्लोराइड कंटेन गार्ड ट्यूब से पास करता हूँ जिसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है. तो ये कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है? एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द गैस. ठीक है, which of the following, फोर्थ क्वेश्चन पर आ गए, which of the following salts does not contain water of crystallization. water of crystallization क्या होता है? ऐसे पानी के मॉलिक्यूल्स जो कि स्ट्रक्चर के अंदर ही प्रेजेंट हों और उस स्ट्रक्चर को, किसके स्ट्रक्चर को? सॉल्ट के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम करे, ऐसे को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है. ये हमने देखा है CuSO4.5H2O. इसके अंदर ये जो 5H2O है ये क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है. ठीक है, Na2CO3.NH2O यानी कि वॉशिंग सोडा. तो ये जो 10H2O है इसके अंदर, ये क्या है? ये जो 10H2O है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है. CaSO4.2H2O, इसके अंदर ये क्या है? 2H2O. ये जो 2H2O है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है. सर आपकी आवाज कट रही है. हेलो. ठीक है, सो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर ब्लू विट्रियोल हमने देखा था, CuSO4.5H2O का ही दूसरा नाम था.
फिर हमने देखा था बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3। NaHCO3 देखो इसके अंदर डॉट में कुछ नहीं लगा हुआ, इसलिए पूछ रहा है कौन से के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, तो बी के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। चलते हैं आगे 5th क्वेश्चन की तरफ। सोडियम कार्बोनेट जो है, सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ। अगर कोई भी सॉल्ट बेसिक है तो वो किससे बना होगा? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड को आपस में जोड़ा होगा, तभी तो स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट बना है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, अगर ये होता तो सॉल्ट हमारा न्यूट्रल कहलाता, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों ताकतवर आपस में टकराए, एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिया, खत्म कर दिया, कोई जीता नहीं। वीक एसिड वीक बेस फिर से न्यूट्रल, दोनों कमजोर थे, कोई नहीं जीता। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, एसिड ताकतवर है, बेस कमजोर है, ताकतवर चीज जीत जाएगी, और जो सॉल्ट होगा वो कैसा होगा? इस केस के अंदर एसिडिक होगा। लेकिन हमें तो बेसिक वाला चाहिए ना, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ एनामल, इट्स नेचर इज। कैल्शियम फॉस्फेट का नेचर क्या है? तो कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फॉस्फोरिक एसिड, इन दोनों से मिलकर बना है। ये वीक एसिड है और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में टकराएंगे तो जीत तो स्ट्रॉन्ग बेस की ही होगी, और जो इनका सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा? बेसिक इन नेचर होगा। ठीक है, 6th क्वेश्चन हमने कर लिया। 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन के अंदर वो बोल रहा है कि एक सैंपल ऑफ सॉयल लिया मैंने, उसको पानी के अंदर मिलाया, उसको सेटल करने के लिए छोड़ दिया। मतलब मिट्टी मैंने पानी के अंदर डाली, और जो उसके बाद मिट्टी छान के जो उसका सॉल्यूशन बचा, क्लियर सुपरनेटेड सॉल्यूशन जो बचा, सॉल्यूशन बचा मिट्टी को छोड़ करके, उसको पीएच पेपर पे डाला, और पीएच पेपर को उसने येलोइश ऑरेंज कर दिया। तो देखो 0 1 2 3 4 ऐसे करके 14 तक यहाँ पर होता है विबग्योर। मतलब 0 से 14 तक यहाँ पर होता है BIBGYOR। जो इस तरफ जितनी ज्यादा इस तरफ वो उतना ज्यादा बेसिक होगा, और उसका कलर वॉयलेट की शेड में आएगा, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन। अब देखो वो कह रहा है येलोइश ऑरेंज। येलोइश ऑरेंज कहाँ पर है? येलोइश ऑरेंज ये रहा, येलोइश ऑरेंज ये रहा। इसका मतलब जो सुपरनेटेड सॉल्यूशन था वो स्लाइटली एसिडिक था, तभी तो येलोइश ऑरेंज दे रहा है। यानी कि 7 से इस साइड वाला है और 7 से इस साइड वाले स्लाइटली एसिडिक होंगे। अब मेरे को इसको ग्रीनिश ब्लू की तरफ लेके जाना है, और ग्रीनिश ब्लू की तरफ अगर लेके जाना है तो ग्रीनिश ब्लू वाला जो यहाँ पर है, इसका मतलब अगर मेरे को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने के लिए बेस इसमें डालना पड़ेगा, तभी तो ये इसकी पीएच बढ़ेगी, बेसिक वाली साइड जाएगा। लेमन जूस के अंदर होता है सिट्रिक एसिड, एसिड है इसलिए नहीं। विनेगर एसिड है, नहीं। कॉमन सॉल्ट न्यूट्रल है, नहीं लेके जा पाएगा। एंटासिड एक बेस है, एक बेस होता है जो इसको बेस वाली साइड लेकर के जा सकता है। 7th का आंसर डी हो जाता है। और जो कैल्शियम 6th वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर हमने निकाल लिया था। इसका 6th वाले का आंसर क्या था? बेसिक। ये भी कर लिया था हमने। अब बारी आती है हमारे 8th क्वेश्चन की। और 8th क्वेश्चन हमारा हमें क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड। एसिडिक करेक्ट स्ट्रेंथ किसके अंदर सबसे ज्यादा, किसके अंदर सबसे कम? देखो वाटर जो है वो न्यूट्रल है। सबसे पहले मेरे सामने वर्ड आया वाटर, तो उसको मैंने लिख दिया कि ये कैसा है भाई, ये तो न्यूट्रल है। एसिडिक एसिड जो है, एसिटिक एसिड जो है, A.A, एसिटिक एसिड जो है ये कैसा है? वीक एसिड है। एसिडिक एसिड यानी विनेगर वीक एसिड है, तभी तो हम लोग उसको प्याज में डाल के खा जाते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग होता तो हम खा थोड़ी ना पाते उसे। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है।
तो अब वो कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे कम पे वाटर, फिर एसिडिक एसिड और फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो 8th का आंसर हो जाता है ए। 9th क्वेश्चन मुझसे कहता है कि गलती से एक स्टूडेंट के हाथ पर कंसंट्रेटेड एसिड डल जाता है। गलती से स्टूडेंट के हाथ पर कंसंट्रेटेड एसिड डल गया, क्या करना चाहिए? अगर कंसंट्रेटेड एसिड डल गया है तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में क्या आएगा, हमें बेस लगा लेना चाहिए, है ना। अगर कंसंट्रेटेड एसिड डला है तो हमें कंसंट्रेटेड से ही बेस लेते हैं और उसको डाल देते हैं। लेकिन ये बात मत भूलो कि अगर एसिड के साथ मैं बेस मिला दूंगा तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसके अंदर से हीट निकलेगी और तुम्हारा हाथ जल जाएगा। अगर किसी के हाथ पर एसिड गिरा है तो एसिड गिरने से जो अटैक हो रहा है वो तो अलग, और बेस अगर मैं डाल दूंगा जो एक्सोथर्मिक है, हीट आएगी, वो अलग। तो इसीलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस एसिड को बहुत सारे पानी से, साफ पानी से हटाना पड़ेगा। जितना एसिड हट जाए उतना सबसे बढ़िया, जितना एसिड हट जाएगा पानी से उतना बढ़िया है। उसके बाद जब एसिड से मैंने धो लिया, उसको पानी से मैंने धो लिया, पानी से धोने के बाद उसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर उसके ऊपर बेस लगाना पड़ेगा। अब बताओ मैं बेस कैसा लेके आऊं? क्या मेरे को NaOH जैसा बेस लेके आना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग, या फिर NaHCO3 जैसा एक बेस लेके आना चाहिए माइल्ड बेस, या वीक बेस लेके आना चाहिए? तुम सबने सुना होगा कि कभी एसिड या फिर कोई ऐसी चीज गिर जाए तो वो कहते हैं चोट के ऊपर टूथपेस्ट लगा लो, टूथपेस्ट के अंदर NaHCO3 बेस, टूथपेस्ट में बेसिक नेचर होता है और ये होता है। NaOH तो कोरोसिव नेचर का है, कोरोसिव नेचर का, स्किन झड़ने लग जाएगी अगर हम NaOH अपने हाथ के ऊपर लगाएंगे तो, इसलिए कोरोड होने लग जाएगी स्किन। इसलिए हमें कोरोसिव नेचर वाला नहीं चाहिए, माइल्ड चाहिए। तो इसलिए इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाता है? वॉश द हैंड इमीडिएटली विद प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अप्लाई अ पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सी क्यों नहीं सही? क्योंकि सी के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस अपनी स्किन पर यूज नहीं कर सके, स्ट्रॉन्ग एल्कली नहीं यूज कर सकते। और वॉश विद सलाइन वाटर, ये तो न्यूट्रल है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारी चोट पर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, 9th तक हम बात कर चुके हैं। अब हम आ रहे हैं अपने 10th क्वेश्चन पर। 10th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? हमारा 10th क्वेश्चन कहता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 में जब एसिड मिला दिया जाता है, H+ आयंस यानी कि एसिड मिला दिया जाता है, तो क्या बनता है? एक तो CO2 गैस होती है, पानी निकलता है, और साथ में यहाँ पर एक सॉल्ट बनता है। अब वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, इन तीनों में से गैस कौन सी है? इन तीनों में से गैस ये वाली है। वो पूछ रहा है कि बताओ इस गैस के लिए कौन सी बातें सही हैं। तो CO2 जो है वो लाइम वाटर को मिल्की करता है, बिल्कुल सही बात है। इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग स्प्लिंटर, हाँ, जलती हुई आग के ऊपर अगर CO2 फेंक दी जाए तो वो बुझ जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। इट डिसॉल्व्स द सॉल्यूशन ऑफ NaOH, ये बात सही नहीं है। NaOH के सॉल्यूशन के अंदर कैसे डिसॉल्व हो जाएगी? और चौथी बात क्या कह रहा है? इट हैज अ पंजेंट ऑर्डर, पंजेंट मतलब बहुत ही गंदी स्मेल है। ऐसा तो नहीं होता, CO2 की बहुत गंदी स्मेल तो नहीं होती। इसीलिए इस 10th क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 1 और 2 आर करेक्ट, यानी कि ए पार्ट इसका सही आंसर है। अब हम आ जाते हैं अपने 11th क्वेश्चन पर। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉमन सॉल्ट जो है, घर जो नमक यूज होता है किचन के अंदर, वो नमक किचन के अंदर यूज होने के साथ साथ इनमें से किसके रॉ मटेरियल बनने का काम करता है? तो कॉमन सॉल्ट जो है वो वॉशिंग सोडा की भी फॉर्मेशन में यूज करता है। वॉशिंग सोडा जो होता है वो बेकिंग सोडा से बनता है, NaCO3 से उसकी प्रिपरेशन होती है। और ब्लीचिंग पाउडर में भी NaCl को जब मैं इलेक्ट्रोलिसिस करता हूँ, और इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद उसका एक प्रोडक्ट जो Cl2 निकलता है क्लोरल्कली प्रोसेस के दौरान, तो ये जो Cl2 है, ये वाला Cl2 एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन में। और बेकिंग सोडा NaHCO3 में भी Cl2 का प्रयोग होता है, लेकिन स्लेक्ड लाइन यानी कि CaOH होल ट्वाइस, इसमें क्लोरीन का कोई रोल नहीं है। इसीलिए अब ये जो तीन चीजें बनती है, लेकिन ऑप्शन में बात करी जाए तो ऑप्शन में 1 और 2 लिखा है, 1, 2 और 3 किसी ऑप्शन में नहीं लिखा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये वाला और ये वाला, ये दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा को बनाने का भी काम करता है और साथ ही साथ ब्लीचिंग
पाउडर को भी बनाने का काम करता है, और वॉशिंग सोडा जो कि किससे बनता है, बेकिंग सोडा से बनता है। बेकिंग सोडा के लिए भी तो अल्टीमेटली हमने उसी का यूज किया था, क्लोरीन का यूज किया था। तो इसलिए जो कॉमन सॉल्ट इनमें से किन चीजों को बनाने का काम करता है, तो ये 3 सॉल्ट्स बनाने का काम करता है। वैसे तो अगर 1, 2 एंड 3 आंसर होता तो हमारा वही आंसर एक्यूरेट कहा जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए इस केस के अंदर 2 आंसर्स को हम सही कर रहे हैं, ए एंड सी, ये दोनों आंसर्स को हम लोग सही कर रहे हैं। 12th क्वेश्चन की बात की जाए तो वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, द अदर कंपोनेंट। बेकिंग सोडा तो NaHCO3 होता है, लेकिन ये NaHCO3 हम लोगों ने बुक के अंदर लिखा था कि बेकिंग पाउडर जो होता है वो क्या होता है, बेकिंग सोडा प्लस एक एसिड, और एसिड ऐसा होना चाहिए जिसको हम खा सकें। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, कोरोसिव है। सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग, ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनका यूज नहीं कर सकते। हम किसका यूज करते हैं, टार्टरिक एसिड का यूज करते हैं। बेकिंग पाउडर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लिख दिया जाता है बेकिंग सोडा प्लस एसिड, और स्पेसिफिकली कौन सा एसिड, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। और टू प्रोटेक्ट टूथ डिके, 13th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, टू प्रोटेक्ट टूथ डिके वी आर एडवाइज टू ब्रश आवर टीथ रेगुलरली, द नेचर ऑफ द टूथपेस्ट कॉमनली इज। हमारे पेस्ट के अंदर, हमारे माउथ के अंदर टीथ पर जो बैक्टीरिया ग्रो करता है वो क्या कर देता है, वो हमारा माउथ को स्लाइटली एसिडिक की ओर ले जाता है, और जब pH लेस देन 5.5 हो जाए टूथ डीके होना शुरू हो जाता है। तो इस टूथ डीके से, दांतों के सड़ने से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पेस्ट करना पड़ता है, और वो जो पेस्ट होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, और वो एसिड को हमारे न्यूट्रलाइज कर देता है। 14 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है एसिड और बेस के बारे में। 1, 2 से लेकर 14 तक हमारा pH स्केल 0 से लेकर 14 तक होता है, और इस तरफ जितना जाते जाए उतना बेसिक होता जाता है, और जितना इस तरफ आते जाए उतना एसिडिक कोई भी चीज होती जाती है। वो कह रहा है हायर द pH स्ट्रॉन्गर द एसिड, बात गलत हो गई, जितना बड़ा pH होगा स्ट्रॉन्गर द बेस होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट का। हायर द pH वीकर द एसिड, बिल्कुल सही बात है, जितनी ज्यादा pH होगी वो चीज उतनी स्ट्रॉन्ग बेस होगी, अगर कोई चीज उतनी स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो वीक एसिड होगी। और लोअर द pH स्ट्रॉन्गर द बेस, जितना लो pH होगा बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, ये बात तो बिल्कुल गलत है। जितना pH कम होगा उतना एसिडिटी ज्यादा होगी, और अगर एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है तो बेस कम होगा, वीक बेस होगा। लोअर द pH वीकर द बेस, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि स्ट्रॉन्गर द एसिड देन वीकर विल बी द बेस। तो सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें से कौन सा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। द pH ऑफ द 15th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द pH ऑफ द गैस्ट्रिक जूस रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन इज, डाइजेशन के दौरान जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है उसकी pH लेस देन 7, एसिड की बात चल रही है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर एसिड होता है, और एसिड की pH हमेशा 7 से क्या होती है, कम होती है। अब बात कर लेते हैं अपने 16th क्वेश्चन की। Which of the following phenomena occur when a small amount of acid is added to water? वाटर के अंदर अगर एसिड डाल दिया जाए तो इनमें से क्या होता है। यहाँ पानी पहले से था, पानी के अंदर मैं एसिड डाल रहा हूँ, क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन, बिल्कुल सही, H+ का रिलीज हो जाना, आयन के बन जाने को आयोनाइजेशन कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस when acid is put in water it is called आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन बिल्कुल सही बात है। न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा, न्यूट्रलाइजेशन तो एसिड प्लस बेस के रिएक्शन को कहते थे। हाँ, डाइल्यूशन होगा। डाइल्यूशन कैसे होगा, डिल्यूशन करने का यही तो तरीका होता था, एसिड को पानी के अंदर डालते थे और जो वो वाला एसिड होता था वो डाइल्यूट हो जाता था, और ये हमें बोला जाता था कि एसिड के अंदर पानी को कभी मत डालना, पानी के अंदर ही हमेशा एसिड को डालना। अगर एसिड के अंदर पानी को डालेंगे तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, और एसिड जो होगा वो एकदम से फुआरा निकलेगा उसका, और वो हार्मफुल हो सकता है। सॉल्ट फॉर्मेशन तो नहीं होगी, ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान होती है जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाता है, 1 और 3 जिसके अंदर है, A B C D में से बी आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। Which of the following, 17th question, which of the following can be used as an acid base indicator by a visually impaired? Visually impaired मतलब जिसको दिखता नहीं है। तो अगर जिसको नहीं दिखता तो वो एसिड बेस का पता लगाने के लिए स्मेल का यूज करेगा, फ्रेग्रेंस का यूज करेगा। स्मेल अगर कहीं पर चेंज होगी तो उसे पता चलेगा कि एसिड है या बेस है। और ऐसे इंडिकेटर्स को
ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहा जाता है, इंडिकेटर्स कहा जाता है। लिटमस जो है वो कलर चेंज की वजह से होता है, नहीं होगा। टर्मरिक कलर चेंज की वजह से होता है। पेट्यूना लीव्स कलर चेंज की वजह से होती हैं। वेनिला एसेंस, वेनिला एसेंस एक ऐसा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है जो कि अपनी फ्रेग्रेंस, अपनी स्मेल को चेंज करता है जब वो एसिड या बेस के अंदर होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड? इनमें से कौन सा अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करूंगा तो इनमें से कौन सा सब्सटेंस CO2 नहीं देगा, एसिड के साथ रिएक्ट करवाने पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देने वाला? तो मार्बल तो CaCO3 होता है। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन भी CaCO3 होता है। बेकिंग सोडा NaHCO3 होता है। और लाइम, तो इन सब के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड दे सकते हैं, लेकिन ये जो डी लाइम है ये एसिड नहीं, ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दे सकता। लाइम यानी कि क्विक लाइम की बात चल रही है, और CaO के पास CO2 है ही नहीं देने के लिए, तो ये देगा कहां से? ये कार्बोनेट, ये कार्बोनेट, ये बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो CO2 छोड़ते हैं, लेकिन इसके पास CO2 है ही नहीं। लाइम, ये तो ऑक्साइड है। ऑक्साइड अगर किसी चीज का है और उसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी। 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर? इनमें से कौन सा एसिडिक है नेचर में? लाइम जूस, लाइम जूस यानी कि लाइम जूस तो हमारा सिट्रिक एसिड होगा इसके अंदर, जूस है तो। ह्यूमन ब्लड स्लाइटली बेसिक होता है, 7.4 नियरली 7.4 pH है, तो स्लाइटली बेसिक। लाइम वाटर यानी कि स्लेक्ट लाइम CaOH होल ट्वाइस, ये भी बेसिक इन नेचर है। और जो भी एंटासिड्स होते हैं ये भी बेसिक इन नेचर होते हैं। इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज हो गई जिसके अंदर एसिडिक नेचर है? तो वो होता है हमारा लाइम जूस यानी कि A ऑप्शन। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम अपने 20 क्वेश्चन पे। 20 क्वेश्चन के अंदर हमने ये वाली एक्टिविटी जो है ये क्लास के अंदर डिस्कस करी थी। इस एक्टिविटी के अंदर क्या है, ये जो दो हैं ये इलेक्ट्रोड्स लगा दिए गए हैं, और ये इलेक्ट्रोड्स के बीच में हमने एक सॉल्यूशन डाला। वो सॉल्यूशन एसिड का भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, और न्यूट्रल भी हो सकता है। अगर न्यूट्रल हुआ, सिर्फ पानी का हुआ, प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर का हुआ, तो इसको आयंस ही नहीं मिलेंगे, और अगर आयन नहीं मिलेंगे तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगी, और अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होगी तो हमारा बल्ब नहीं जलेगा। यहाँ से देखो, यहाँ से बैटरी है, पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, ये स्विच लगा हुआ है, बल्ब है, तारे हैं, सिर्फ एक यहाँ पर कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है जिसमें हमने सॉल्यूशन डाल दिया। अगर ये सॉल्यूशन के अंदर आयंस होंगे तो ये कंडक्टिंग हो जाएगा, लेकिन अगर आयंस नहीं होंगे तो ये कंडक्टिंग नहीं होगा और बल्ब नहीं जलेगा। चार ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। पहला क्या कह रहा है, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि एसिडिक होना चाहिए, मेन तो है आयंस प्रोवाइड करने चाहिए, चाहे एसिडिक हो चाहे बेसिक हो। मेन बल्ब अगर तब जल जाएगा जब एसिड, जब उसको इलेक्ट्रो आयंस प्रोवाइड होंगे, तो आयंस प्रोवाइड होंगे तो जल जाएगा। अब बेस भी तो आयंस प्रोवाइड कर सकता है, Na+ और OH-। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, Na+ और OH- करेगा। Na+ भी एक आयन है, OH- भी आयन है, और आयंस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कैरियर होते हैं, इसलिए यहाँ से पास कर जाएगा। बल्ब विल ग्लो बिकॉज NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड फर्निशेस आयन फॉर कंडक्शन। ये बिल्कुल सही बात है। बल्ब विल नॉट ग्लो, ऐसा है ही नहीं कि बल्ब तो जल रहा है इसके अंदर, और बल्ब विल नॉट ग्लो तो ये भी गलत हो गया, बल्ब जलेगा। तो यानी कि 1 2 3 4 में से कौन सी चीज, सी पार्ट बिल्कुल सही हो जाता है इसका, कि सेकंड, ओनली सेकंड इज ट्रू, बल्ब विल ग्लो। इनमें से कौन सा गोल्ड की डिसोल्यूशन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड? तो गोल्ड जो है वो बहुत ही एक नोबल मेटल है, और नोबल मेटल को के साथ एसिड भी इसको करोड नहीं कर पाते, तभी तो ये बहुत महंगा है और इसकी ज्वेलरीज बनाई जाती हैं। लेकिन एक ऐसी चीज है जो गोल्ड को भी डिसॉल्व कर देती है और जिसको स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड माना जाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया, तो इसका आंसर तो हो जाता है डी। लेकिन हमारे मन में सवाल आता है कि एक्वा रीजिया है क्या चीज? तो एक्वा रीजिया एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि बनाया जाता है HCl और HNO3। क्या क्या नाम है इनके? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और
ये है निट्रिक एसिड। इन दोनों को मिला करके बनाया जाता है और इनकी स्पेसिफिक रेशियो है, और वो रेशियो क्या है? 3:1। हर 3 HCl के लिए एक HNO3 का मॉलिक्यूल जब होगा तो इस चीज को मैं क्या कहूंगा? एक्वा रिजिया कहूंगा। और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। इट कैन इवन डिसॉल्व गोल्ड इन इट, नोबल मेटल सच एज गोल्ड इन इट। अदर बाकी इन सब में से कोई भी गोल्ड को नहीं कर सकता। अच्छा, ऐसा भी एक क्वेश्चन आता है कि एक इंसान आया, उस इंसान ने बोला कि अपनी गोल्ड की चीजें दो, मैं तुम्हें उसके ऊपर की लेयर साफ करके दे दूंगा, तो बताओ उसने इनमें से कौन सा एसिड यूज किया होगा? तो आंसर होगा एक्वा रिजिया। और फिर वो पूछेगा कि उस एसिड की कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो उस एसिड की कॉन्फ़िगरेशन होगी कि 3:1 में, मतलब कि 3:1, 3:1 में 3 क्या होने चाहिए? HCl के मॉलिक्यूल्स, और एक क्या होना चाहिए? HNO3। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर 3 ml HCl डाला तो 1 ml HNO3 होना चाहिए। हर 3 ml HCl के लिए 1 ml HNO3 होगा। तो इस कंडीशन को एक्वा रिजिया कहते हैं, और एक्वा रिजिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। 20th क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब हम 21st हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब हम बढ़ रहे हैं अपने 22 की तरफ। इनमें से कौन सा मिनरल एसिड नहीं है? तो एसिड्स जो हैं, वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो कि नेचर से पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स। और एक होते हैं इन ऑर्गेनिक एसिड्स, इनऑर्गेनिक एसिड्स। और ये जो इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, इनका दूसरा नाम, इनको मिनरल एसिड भी कहा जाता है, मिनरल एसिड। और इनके एग्जांपल्स क्या हैं? HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, ये वाले कुछ। लेकिन जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो ऐसे एसिड्स हैं जैसे कि टमाटो के अंदर पाया जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड होता है और सिट्रिक एसिड होता है। ये जो नेचर के अंदर, जैसे लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता था ना, तो ये वाले सारे एसिड्स को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। अब इनमें से कौन सा मिनरल एसिड नहीं है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो एक मिनरल एसिड है, ये तो है एक मिनरल एसिड, इसलिए हमारा आंसर नहीं हो सकता। सल्फ्यूरिक एसिड भी नहीं हो सकता, निट्रिक एसिड भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। नेचर के अंदर हमें इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक एसिड जो मिलता है वो है सिट्रिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड भी, अगर ऑक्सैलिक एसिड होता तो हम ऑक्सैलिक एसिड भी बोल सकते थे। ठीक है, इनमें से कौन सा, 23rd क्वेश्चन हमसे पूछता है कि बताओ इनमें से कौन सा बेस नहीं है? बेस वो नहीं होगा जो पानी के अंदर OH माइनस आयंस नहीं दे पाएगा। ठीक है, जो पानी के अंदर OH माइनस आयंस दे पा रहा है उसको बेस कहूंगा, जो नहीं दे पाएगा उसको नहीं। NaOH दे पाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी दे पाएगा, ये भी दे पाएगा, लेकिन ये एक बेस नहीं है, ये तो अल्कोहल है। अल्कोहल के अंदर भी स्पेसिफिक कौन से वाला? इथेनॉल। और ये जो है, ये OH माइनस आयन नहीं दे पाएगा। पूछता है कि बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? तो अगर इसकी बात करें, मेटल के कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड देने के लिए, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। कार्बोनेट्स और हाइड्रो बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ और सॉल्ट बनाते हैं, पानी देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ऑल मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, है ना? ये बात तो हमने क्लास में पढ़ी थी। मेटल इधर ऐसे लिखते थे, नॉन मेटल ऐसे लिखते थे, और फिर एसिड ऐसे लिखते थे, और बेस ऐसे लिखते थे, और फिर हम बोलते थे मेटल का ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक। तो मेटल का ऑक्साइड यानी कि बेसिक है, और मेटल ऑक्साइड बेसिक रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट करता है सॉल्ट और एसिड देने के लिए। ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, इसमें सही क्या है? तो अब वो कह रहा है इनमें से नॉट करेक्ट, जो स्टेटमेंट सही नहीं है वो बताओ। ये बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए मैंने इसको मार्क कर दिया। अब 3rd और 4th भी देख लेते हैं। सम मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, बिल्कुल सही बात है। कुछ मेटल्स, अच्छा कुछ मेटल्स क्यों, सारे क्यों नहीं? तो जो नोबल मेटल्स होते हैं ना, जैसे कि गोल्ड, प्लैटिनम, ये लोग जो है ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। और आगे वही सेम डी वाली बात भी सही है बिल्कुल। नॉन मेटल का ऑक्साइड है, रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म
एसिड, क्योंकि नॉन मेटल का ऑक्साइड तो एसिडिक नेचर का है और एसिड को अगर मैं पानी में डालूंगा तो एसिड ही तो बनेगा। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो 24th का आंसर हो जाता है हमारा बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 25th में 2 कॉलम्स दे रखे हैं, मेरे को ज्वाइन करना है। ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर मैंने तुम्हें जीन्स का एग्जांपल दिया था, जीन्स का अगर ब्लू कलर है तो वो कलर हट जाएगा, तो ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, डीकलराइजेशन करता है। तो थर्ड का आंसर मेरा हो जाता है ए। ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, डीकलराइजेशन। बेकिंग सोडा, हमने ये भी बेकिंग सोडा भी पढ़ रखा है, इट इज अ माइल्ड बेस दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड्स। अगर हमें कभी एसिडिटी होती है तो हम लोग इनो पीते हैं और इनो के अंदर बेकिंग सोडा होता है। NaOH कैन बी कंज्यूम्ड एज एन एंटासिड। और वॉशिंग सोडा किस लिए होता है, इसके यूजेस में हमने पढ़ा था, इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्लास। तो सी आ गया इसके अंदर। और सोडियम क्लोराइड की जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो वो क्या क्लोरएल्कली प्रोसेस कहलाती है, जिसके दौरान NaOH बनता है, एक एल्कली बनता है, Cl2 क्लोरीन बनता है और H2 एक गैस बनती है। तो इसका आंसर हो जाता है बी। तो अब मैच करते हैं। ए का थ्री देखो इन दोनों में तो है नहीं, इन दोनों को हटा देते हैं। ए का 3 इन दोनों में नहीं है, इन दोनों में ही है। और बी का बेकिंग सोडा, बी का 4 सी में है, इसलिए सी आंसर हो जाता है। 25th का आंसर मेरी तरफ से हो गया कौन सा, सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 26th क्वेश्चन हमसे कहता है कि अगर HCl और NaOH को डाला, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, इन दोनों को मिलाया, न्यूट्रल सॉल्ट बनना चाहिए। द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज चेक्ड। अगर हमें ये पता चल गया कि कैसा होगा सॉल्यूशन, न्यूट्रल यानी कि pH 7 वाली pH होगी। अब ये कलर इंडिकेटर हमें दे रखा है, बताना 7th पे कौन सा कलर है। तो ये वाला कलर देखो पूरे तरीके से ग्रीन भी नहीं है, येलोविश ग्रीन कलर मिलेगा हमें। ऑप्शन में मैच कर लेते हैं, तो ये अपना हमें मिल जाता है आंसर सी, बिल्कुल सही जवाब जो होगा। बढ़ते हैं 27th क्वेश्चन की तरफ। 27th, Which of the following is true when HCl is passed through water? HCl एक एसिड है, जब एसिड को पानी में डालेंगे तो इनमें से क्या होना चाहिए। एसिड को पानी में डालते हैं तो हमें पता है क्या होता है, एक तो H3O+ आयन बनता है, और ये बात करी थी हमने क्यों, क्योंकि H3 जो H है वो H तो सिर्फ H+ जो है वो H+ तो सिर्फ एटम ही एटम रह गया, तो एटम तो पूरा एक एटम सिर्फ न्यूक्लियस रह गया। और अगर न्यूक्लियस रह गया तो उसको कोई घर तो चाहिए ना रहने के लिए, सिर्फ न्यूक्लियस अकेला नहीं रह सकता, उसके साथ एटम होना चाहिए। तो इसलिए वो H2O के घर पर रहता है, रेंट पे, H2O के घर पे रेंट पे रहता है और H3O+ बना के रहता है। और साथ में हमारे क्या होता है, साथ में हमारे क्या बनता है, एक एसिड को जब पानी में डालते हैं और साथ में जो इसका बेस ये वाला पार्ट, जैसे HCl है तो Cl- बनेगा इसके अंदर, ठीक है। तो इट डज नॉट आयोनाइज, गलत बात है, कोवेलेंट कंपाउंड नहीं है, ये एक आयनिक कंपाउंड है। HCl एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। और इट आयोनाइजेस इन द सॉल्यूशन। कोवेलेंट कंपाउंड्स वो होते हैं जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, इनको हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ेंगे। लेकिन HCl क्या कैसा है, आयनिक कंपाउंड है। और आयनिक कंपाउंड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर से बनते हैं। इस केस के अंदर H और Cl के अंदर H पे प्लस है, Cl पे माइनस है, और जिन पे साइंस आते हैं प्लस माइनस के वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। H ने एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है इनकी दोस्ती में, इसीलिए ऐसे कंपाउंड्स को आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। इट आयनाइजेस इन द सॉल्यूशन, बिल्कुल सही बात है, आयनाइज होंगे, H+ और Cl- बनेगा और H+ फाइनली जाके H2O के साथ मिल जाएगा। इट गिव्स बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो OH- का नाम है, हाइड्रोक्सिल आयन। H हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों देगा सॉल्यूशन के अंदर, बिल्कुल गलत बात है, एसिड तो सिर्फ H+ देगा ना, OH- कैसे दे सकता है। और इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन इन द सॉल्यूशन ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विद द वाटर मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही बात है। सेकंड एंड फोर्थ सही, किस ऑप्शन में सेकंड और फोर्थ सही है, तो सी ऑप्शन के अंदर 27 का आंसर हो जाता है सी। आगे बढ़ जाते हैं अपने 28th क्वेश्चन की तरफ। 28th क्वेश्चन क्या कहता है, 28th क्वेश्चन हमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड। एसिड के लिए इनमें से कौन सी बात सही है, तो एसिड के लिए कौन सी बात सही है, तो बेस बिटर ब्लू, ये 3 चीजें पड़ी हुई हैं, बेस बिटर ब्लू।
बेस जो होता है वो बिटर इन टेस्ट होता है और ब्लू में कन्वर्ट करता है रेड लिटमस को। तो बिटर तो बेस के लिए है, ये तो नहीं है। सॉर एसिड के लिए होती है लेकिन ब्लू में कन्वर्ट नहीं करता। तो सॉर एंड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, 28 का ऑप्शन हो जाता है सी, बिल्कुल सही। और अब हम बढ़ते हैं अपने 29th क्वेश्चन की तरफ। 29th क्वेश्चन के विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस करा है, इनमें से कौन सी चीज प्रेजेंट होगी। तो एक H3O+ होगा, यानी कि HCl है ना, तो H+ और Cl- में टूटता। अब ये अकेला रह नहीं सकता, तो ये रेंट पे चले जाते हैं किसके घर रहने, H2O के घर पे रहने, और H2O के साथ जब H+ मिल जाता है तो H3O+ बन जाता है, और 29 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब बात करते हैं हम अपने 30th क्वेश्चन की, और आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली के दौरान इनमें से कौन सा रिएक्शन होता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं, मोल्टन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl करते हैं, ठीक है। तो जब हम NaCl के अंदर H2O को डालेंगे तो एक तो हमें एल्कली मिलेगा और एक हमें Cl2 बनेगा और एक हमें H2 बनेगा। अच्छा, इसके अंदर हम लोगों को क्या बताना है, NaCl जब रिएक्ट करता है पानी में तो एक तो NaOH बनता है और एक Cl2 बनता है और एक H2 गैस बनती है। अब हमें इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करने के लिए Cl2 यानी कि 2 राइट साइड पे Cl2 है तो इस तरफ भी 2 लगाना पड़ेगा। अब Na2 हो गया तो इस तरफ भी 2 लगाना पड़ेगा। अब फाइनली हम लोग देखते हैं Cl हमारा बैलेंस हो गया, Na हमारा बैलेंस हो गया। अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन इधर 2 और इधर 2, टोटल हो गई 4। तो इधर भी एक 2 लगेगा, 2 2 जा 4। और ऑक्सीजन लास्ट हमारी रह गई, ऑक्सीजन राइट साइड पे भी O और लेफ्ट साइड पे भी, मतलब राइट साइड पे भी 2 और लेफ्ट साइड पे भी 2। तो इसका मतलब हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाती है 2NaCl plus 2H2O gives 2NaOH plus Cl2 plus H2। ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाती है। और इसके अंदर ये जो NaCl और ये इसका सॉल्यूशन है, इसको क्या कहा जाता है, इसको ब्राइन कहा जाता है। साथ में ये पूछ रहा है कि इनकी स्टेट्स क्या क्या होती हैं। तो देखो NaCl जो होता है वो एक्वस हो गया क्योंकि पानी के अंदर है, तो NaCl एक्वस होगा, और जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में होगा। लिक्विड स्टेट में वाटर होगा और जो NaCl है वो एक्वस होगा। जो NaOH मिलेगा वो एक्वस, और साथ में 2 गैसेस मिलेंगी, क्लोरीन और हाइड्रोजन। यहाँ पर ये चीज गलत है, तो क्लोरीन जो है वो एक्वस नहीं हो सकती, ये दोनों इसके अंदर ये दोनों गैसेस की फॉर्म में होगा, ये एक्वस होगा, ये बात बिल्कुल सही है। H2O एक्वस नहीं हो सकता, H2O तो लिक्विड की फॉर्म में होगा, और NaCl एक्वस होगा, ये बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर ये चीज गलत हो जाती है। तो हमारा फाइनली इन चारों में से कौन सी कंडीशन सही होती है, जो NaCl है वो एक्वस होना चाहिए, वाटर जो है वो लिक्विड होना चाहिए, ये जो है वो एक्वस होना चाहिए, और ये दोनों जो है वो गैस और गैस होना चाहिए। मेरा आंसर मिलता है डी के साथ, इसलिए मेरा फाइनल आंसर हो गया 30 का डी। 31 क्वेश्चन पे लैक्टिक एसिड मिलता है मिल्क एंड मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स, इन चारों में से कर्ड, यानी कि हमारा 4th का हो गया ए। एसिटिक एसिड हमें पता है हमें किसके कहते हैं, विनेगर को कहते हैं, तो इसका विनेगर हो गया। सिट्रिक एसिड लेमन में पाया जाता है, सो सी। एंड ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो के अंदर पाया जाता है, सो डी इसका आंसर हो गया। 32 क्वेश्चन डन, हमने मैच कर दिया। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है CaSO4.12H2O, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसके अंदर आ गया। जिप्सम क्या होता है, CaSO4.2H2O। सो जिप्सम के साथ थर्ड की मैचिंग हो जाती है। ब्लीचिंग पाउडर अपना CaOCl2 को कहते हैं, और स्लेट लाइम तो हम सब जानते हैं COH को कहते हैं।